हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्माइस, जहां हम फार्मेसी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो हम देख रहे थे फर्स्ट यूनिट ऑफ फार्माकोलॉजी टू बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर। तो इस यूनिट में हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर सीरियल वाइज वीडियो को देख लेना, जिससे तुम्हें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। तो उन वीडियोस की लिंक मैं तुम्हें ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हम इसके कॉजेस, सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम टाइप्स ऑफ एंजाइना देखेंगे एंड फोर्थ पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो सबसे पहले हम एंटी एंजाइनल का मतलब समझेंगे। एंटी मीन्स अपोज या अगेंस्ट एंड एंजाइनल मीन्स एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। यानी कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना क्या होता है। तो एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली एक कंडीशन है जहां हार्ट के मसल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं मिल पाते। इसका मेन रीज़न होता है मायोकार्डियल इस्चेमिया। अब ये मायोकार्डियल इस्चेमिया क्या होता है? इस्चेमिया यानी कि किसी टिश्यू या ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई कम या बंद हो जाना। अब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से उस जगह में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ये ज़्यादातर तब होता है जब ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज या ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है। सो बेसिकली इस्चेमिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो अब देखते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स का मतलब समझते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी डिजीज़ होने के चांसेस को बढ़ा देती है, जैसे कि एज, सेक्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग, डायबिटीज़। ये फैक्टर्स एंजाइन होने के चांसेस को बढ़ा देती है। तो अब देखते हैं इसके कॉजेस। तो कॉजेस को हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है उसमें डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। तो इस कंडीशन में जो हार्ट के मसल्स हैं तो उस तक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है वो मेनली अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है। अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि इस कंडीशन में हार्ट की जो आर्टरी होती है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन भी हार्ट तक कम पहुंचता है। समझो ये ऐसे है जैसे कोई रोड पे ट्रैफिक जाम हो गया हो और इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ते में प्रॉब्लम हो रही हो। सेकेंड रीज़न होता है कोरोनरी वैसोस्पाज्म। तो इसके नाम से समझो, वैसोस्पाज्म, वैसो यानी कि ब्लड वेसल्स और स्पाज्म यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कंडीशन में जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता। थर्ड रीज़न है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ये तब होता है जब ब्लड क्लॉट बन जाता है कोरोनरी आर्टरीज में, जो पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है ब्लड के फ्लो होने के लिए। सेकेंड रीज़न है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। अगर हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। या फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये तब होता है जब हार्ट मसल्स वीक हो जाते हैं और ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पंप करने लगता है और इसके लिए भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। और लास्टली, वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन। मतलब हार्ट की वॉल्स पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो ऑक्सीजन का डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है। और जब ये सब होता है तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे वीकनेस यानी कि थकावट, हार्ट बर्न, क्रैम्पिंग, इंडाइजेशन, स्वीटिंग, नोजिया और सबसे ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये सब सिम्टम्स एक सिग्नल है कि हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं और हार्ट में पेन होने लगता है। पेन होना ये एक वार्निंग है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो एंजाइना के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो अब हम इनके टाइप्स देखेंगे
लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन वन, स्टेबल अंजाइना, जिसे क्लासिकल अंजाइना भी कहते हैं। जब हम एक्सरसाइज या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो पाता। इस कंडीशन में पेन होता है, और ये पेन तब होता है जब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन ये पेन जनरली रेस्ट या मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाता है। अब आते हैं वेरिएंट अंजाइना पर, जिसे प्रिंस मेटल या वैसोस्पास्टिक अंजाइना भी कहते हैं। ये अंजाइना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि ये रात में सोते टाइम या रेस्ट के टाइम पे होता है। ये पेन यूजुअली कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से होता है, यानी कि हार्ट की जो आर्टरी होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। इसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाता है और अंजाइना का पेन महसूस होता है। सोचो, आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, और अचानक से ये स्पाज्म होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वेरिएंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे डेंजरस टाइप, अनस्टेबल अंजाइना। ये अंजाइना तब होता है जब काफ़ी सारे फैक्टर्स मिलके एक सीरियस कंडीशन क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस कंडीशन में एक तरफ हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है और दूसरी तरफ कोरोनरी आर्टरी में वैसोस्पाज्म होता है, और ऊपर से प्लेटलेट एग्रीगेशन भी शुरू हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन डेडली हो सकता है। ये पेन सडनली होता है और इसके सिम्टम्स स्टेबल अंजाइना से डिफरेंट होते हैं। ये एक वार्निंग साइन है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे हार्ट अटैक। इसलिए इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ अंजाइना, स्टेबल, वेरिएंट और अनस्टेबल। तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो इसमें सबसे पहले टाइप है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में भी और 2 सब टाइप्स होते हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स में ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स में आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट। सेकेंड टाइप है बीटा ब्लॉकर्स की, जैसे प्रोप्रेनोल, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल। फिर थर्ड टाइप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। इसमें भी और 3 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फिनाइल अल्काइलामाइन, जैसे वेरापामिल, बेंजोथाइज़ेपाइन, जिसमें एग्जांपल है डेल्टियाज़म। फिर डायहाइड्रोपाइरिडीन्स, जिसमें एग्जांपल आती है नाइफेडिपाइन, फेलोडिपाइन, एम्लोडिपाइन। फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन पोटेशियम चैनल ओपनर की, जैसे निकोरेंडिल। तो अब डिटेल में समझते हैं क्लासिफिकेशन को। तो फर्स्ट टाइप थी नाइट्रेट्स की। तो ये वैसोडाइलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं। अब आर्टरी डायलेट होंगी तो ब्लड फ्लो होने में आसानी होगी, और नाइट्रेट्स इफ़ेक्टिव होते हैं क्लासिकल और वेरिएंट अंजाइना के ट्रीटमेंट में। तो अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये नाइट्रेट्स इंजाइमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो फर्दर गुआनाइलिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इस प्रोसेस से साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ता है। अब इस इंक्रीज्ड सीजीएमपी के 2 काम होते हैं। तो फर्स्टली ये डिफॉस्फोराइलेट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेस को, और इसका दूसरा काम होता है कि ये कैल्शियम की इंट्री को रिड्यूस करता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी तो मसल्स डायलेट होंगे और एज ए रिजल्ट ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर्स की। तो ये ड्रग्स यूज़ होते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज करने में, और नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करने में। तो इसमें ड्रग्स आते हैं जैसे कि प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल और एटेनोलोल। तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं तो इनका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यानी कि इनका एक्शन बहुत स्लो होता है। तो ये यूज़फुल होते हैं अंजाइना प्रोफाइलैक्सिस में, यानी कि अंजाइना को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ अंजाइना एपिसोड्स, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स लेने से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं बिना चेस्ट पेन के। ये अंजाइना के एपिसोड्स को कम करता है, यानी कि पेन कम हो जाता है, और ये डिक्रीज कर देता है मोर्टेलिटी इन पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक। तो बीटा ब्लॉकर लेने से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट डिक्रीज हो जाता है। एंड कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आर प्रीफर्ड।
यानी कि हार्ट के लिए स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स को प्रेफर किया जाता है। एंड बीटा ब्लॉकर विथ सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी जैसे पिंडोलोल शुड बी अवॉइडेड। अब देखते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट में ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है और हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म होता है, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बट इन पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हम इन्हें नाइट्रेट्स के साथ देते हैं तो इसका अपोजिट इफ़ेक्ट भी हो सकता है और ये कार्डियक फेलियर के चांसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ और ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकते हैं। देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कैल्शियम का काम क्या होता है या ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। ओके, तो कैल्शियम हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, यानी कि रिसेप्टर पर बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट और ब्लड वेसल्स के लिए रिलैक्सेशन एजेंट्स का काम करते हैं। ये ड्रग्स कैल्शियम के मूवमेंट को रोक देते हैं। कैल्शियम जो कि कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी तो एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगे और हार्ट के काम में आसानी होगी। इसमें ड्रग्स की एग्जांपल है वेरापामिल, डिल्टियाज़म, नाइफेडिपाइन। अब देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम चैनल्स को, जिसकी वजह से कैल्शियम हार्ट और स्मूथ मसल्स में नहीं जा पाता। अब कैल्शियम सेल्स के अंदर जाएंगे ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट करते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे और हार्ट पर। नाउ लेट्स सी इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली बट अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बट ओरली लेने से ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते हैं और ये मेटाबोलाइज्ड होते हैं लीवर में और एक्सक्रीट होते हैं किडनी से। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 से 60 मिनट होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद और इंट्रावेनसली इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है। अब हम इंडिविजुअल ड्रग्स देखेंगे, जैसे कि वेरापामिल हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देती है, यानी कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है इसका। ये डिक्रीज़ कर देता है फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, और ये डिक्रीज कर देता है एवी कंडक्शन। और वेरापामिल का वैसोडाइलेटर इफेक्ट लेस पोटेंट होता है और ये यूज़ होते हैं अरिदमिया और अंजाइना में। अब देखते हैं सेकेंड ड्रग डेल्टियाज़म। तो डेल्टियाज़म हार्ट रेट डिक्रीज़ कर देता है, यानी कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट और डिक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। जिसका वैसोडाइलेटर इफेक्ट लेस पोटेंट होता है। अब देखते हैं नाइफेडिपाइन। इसे हम ओरली और सबलिंगुअली दे सकते हैं। एंड मायोकार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट इज़ वीक, यानी कि ये ड्रग्स हार्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा रिड्यूस नहीं करते और ये पोटेंट आर्टेरियोलर डायलेटर होते हैं और ये रिड्यूस कर देते हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। अब देखते हैं इनके यूजेस। ये यूज़ होते हैं एक्सर्शनल एंजाइना में। एक्सर्शनल एंजाइना का मतलब चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट जो फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सर्शन के वक्त होता है। और ये यूज़ होते हैं वेरिएंट एंजाइना में, अनस्टेबल एंजाइना में, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिदमिया में, हाइपरटेंशन में और माइग्रेट्स में। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज़ पोटेशियम चैनल ओपनर। ये ड्रग्स पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल्स में, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये कैसे काम करते हैं चलिए अब देखते हैं। तो पोटेशियम चैनल ओपनर पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं स्मूथ मसल्स में। पोटेशियम चैनल ओपन होने से पोटेशियम सेल के बाहर जाएगा, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होगी और साथ ही साथ इनसाइड द सेल पोटेशियम की एंट्री भी रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब देखते हैं इनकी यूजेस। ये यूज़ होते हैं अंजाइना के ट्रीटमेंट में दूसरे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के साथ।
उनके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट में इंक्लूड है हेडेक, फ्लशिंग, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, हाइपोटेंशन। एंजाइना के ट्रीटमेंट में ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, जैसे कि नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन, और नाइफेडिपाइन और बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन, या फिर नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का कॉम्बिनेशन, या फिर नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है अगर दो कॉम्बिनेशन से एंजाइना ट्रीट नहीं होता है तब। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे तुम्हारे पास फार्माइज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नोट्स के लिए तुम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तब तक तुमने फार्माकोलॉजी 2 यूनिट फर्स्ट का एंटी हाइपरटेंसिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो राइट में क्लिक करके तुम देख सकते हो। और CHF यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाली वीडियो देखने के लिए राइट में क्लिक करना। मैं मिलूँगा तुमसे उसी वीडियो में।